अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर मस्बत केसेस की शरह 7.4% हो गई है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। मुसलसल बढ़ते हुए केसेस की वजह से आज एक बड़ा फैसला किया गया है। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये फैसला वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में होने वाले तमाम सूबों के वज़राए तालीम के इजलास में किया गया और इजलास के बाद शफकत महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 26 नवंबर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ट्यूशन सेंटर्स को बंद करने का फैसला किया गया है और तालीम ऑनलाइन होगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी, जिसके बाद 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने इजलास में तजवीज़ दी कि तमाम तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। अगर ऐसा करना है तो प्राइमरी स्कूल जिसमें इनरोलमेंट 73% है उन्हें बंद किया जाए, जबकि क्लास 6 और उससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए और इस साल किसी भी सूरत बगैर इम्तिहानात के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट ना किया जाए। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने भी एक फैसला किया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए सरकारी और प्राइवेट दफातर में हाजिरी 50% कर दी है। 50% अमला घरों और 50% दफातर में काम करेगा। दफातर में 50% हाजिरी का हुक्म 31 जनवरी तक रहेगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत दुकानें शाम 6 बजे बंद करने पर गौर कर रही है। इस हवाले से ताजिर रहनुमाओं ने एतराज़ किया है कि इस फैसले से बाजारों में रश बढ़ेगा, जबकि कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कमिश्नर कराची ने कल से तमाम रेस्टोरेंट्स में जो इंडोर डाइनिंग है उस पर पाबंदी लगा दी है। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ खुली जगह पर डाइनिंग की इजाज़त होगी। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं, सूबाई हुकूमतें भी सख्त फैसले कर रही हैं। कोरोना के मस्बत केसेस के हवाले से सूबों की सूरत हाल देखें तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.85% तक पहुंच गई है। सिंध में यह शरह 9.63% हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.7% है। पंजाब में 3.9% है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 11.45% और गिलगित बल्तिस्तान में 5.23% हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मस्बत आने की शरह हैदराबाद में 33.5% रिकॉर्ड की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 25% कोरोना वायरस के मस्बत केसेस आने की शरह देखी गई। पेशावर और मुजफ्फराबाद में 17.8% वायरस की मस्बत शरह देखी गई, जबकि कराची में 12.63% के साथ मुल्क में 5वें नंबर पर यह शरह देखी गई। इस्लामाबाद में 5.5%, कोयटा में 5% और लाहौर में 3.9% तक ये शरह रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सबसे कम शरह गुजरांवाला में 1.16% रिकॉर्ड की गई है। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मुल्क में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह मुसलसल बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने भी कल मुकम्मल लॉकडाउन करने का इशारा दिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट्स में कहा कि पाकिस्तान वबा की दूसरी लहर के एदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं। गुज़िश्ता 15 रोज़ में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। पेशावर में 200% और मुल्तान 200%, कराची में 148%, लाहौर में 114% और इस्लामाबाद में 65% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद और मुल्तान के 70% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिलवक्त पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर की जद में है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बेशतर मुमालिक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर चुके हैं। पाकिस्तान में PDM अपने जलसों के जरिए अवाम और उनके मुआश को जानबूझकर खतरे में डाल रही है, क्योंकि अगर इसी शरह से केसेस बढ़ते रहे तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब बढ़ने पर मजबूर होंगे और नताइज की जिम्मेदारी PDM पर होगी। इसी तरह सूरत हाल यह है इस वक्त कि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.4% है और वज़ीर आज़म लॉकडाउन का इशारा दे रहे हैं। मगर रवां साल 7 मई को हुकूमत लॉकडाउन में नरमी लाई थी। हालांकि उस वक्त मस्बत केसेस की शरह 12% थी और फिर ईद के दौरान लॉकडाउन में नरमी के बाद 20 जून तक मस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुँच गई थी। फिर मुंतखब इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, यानी हुकूमत ने 12% मस्बत शरह पर लॉकडाउन में नरमी कर दी थी। आज उससे कम शरह 7.4% है। वज़ीर आज़म लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन उस वक्त लॉकडाउन जारी रखने की हामी थी कि इसे जारी रखा जाए। आज केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर ऑपोजिशन जलसे करना चाहती है। कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, लॉकडाउन करने जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सख्तियां करने जा रही है, मगर जलसे ऑपोजिशन जारी रखना चाहती है। ये इस वक्त मामला नजर आ रहा है। मगर ये सूरत हाल कहाँ जा रही है? हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर हैं, वो मौजूद होंगे। साथ में डॉक्टर अजरा पिचोह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत सिंध। और साहिबा, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, तेज़ी से सिंध में भी केसेस की मस्बत शरह बढ़ रही है, कराची में बढ़ रही है, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ अस्पतालों में खुदा न खास्ता जगह नहीं होगी, या आपको लग रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है अभी?
लेकिन अभी भी हमारे पास जो है गुंजाइश बहुत ज्यादा है अस्पतालों में, इतनी, क्योंकि हमने जब रैंप अप किया था जून जुलाई में, उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं अपनी एचडीयू के, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के बेड्स जो हैं हमने बढ़ाए हैं। जरूर इस ज़िमन में हम देख रहे हैं कि हम उसी लहर के ऊपर जा रहे हैं जहां जून में हमने पीक देखा था, वही पीक अभी नजर आ रहा है। और आगे चल के खतरा ये है दिसंबर जनवरी में मजीद ये तूल पकड़ेगा और ये जो है पीक जो है बढ़ती चली जाएगी और ये स्टीप राइज होगा। इस वजह से हमारे अभी भी ऑक्यूपेंसी जो आईसीयू की है वो कोई 2% या 3% के करीब जा रही है। अभी भी हमारे पास काफी बेड्स खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जरा एहतियात रखने की जरूरत है कि हमारे पेशेंट्स की तादाद बढ़े नहीं। और ये इसी वक्त हो सकता है कि अगर हम सब SOPs फॉलो करें और हम इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसे कम रखें। हम देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी और फिर मरीजों की तादाद ऑब्वियसली इस वजह से बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये बताइएगा कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी का एक ऑपोजिट इस वक्त नैरेटिव है जो कि माजी में था उसके मुकाबले में। आज अखबार में भी खबर छपी कि सिंध गवर्नमेंट की जो टास्क फोर्स बराए कोरोना है उसने तो कहा है कि सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं, माजी जैसे सख्त इकदाम किए जाएं जो कोरोना की पहली लहर में थे। मगर सिंध हुकूमत की तरफ से उतना सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है जिस तरह माजी में था। आप समझती हैं कि एक सख्त लॉकडाउन ही की जरूरत है और उसी तरफ जाना चाहिए? जी, मैं समझती हूँ कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे जाएंगे तो हम इस लहर को रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं वो तैयार नहीं है कंप्लीट लॉकडाउन के लिए। कुछ माली मसाइल हैं और कुछ ये जो है एक रिलक्टेंस और प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं जो नहीं चाहते कि जो है लॉकडाउन इस तरीके का हो जिसमें सब घर बैठ जाएं। मगर स्कूल्स के हवाले से भी नजर आया कि वफाकी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, सिंध हुकूमत चाहती है कि 5वीं जमात तक वज़ीर तालीम ने जो मौक़िफ़ दिया, आप क्या समझती हैं? स्कूल्स का बंद होना एक ठीक इक़दाम है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ स्कूल में हमारे सिंध में 5.3 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। अभी अगर इसमें से 1% भी इन्फेक्शन लेके घर चला जाता है, 6 अफराद तो कम से कम घर में मौजूद होते हैं, तो आप समझते हैं उसका स्प्रेड कितना होगा। तो हाँ, मैं तो इसके बिल्कुल शुरू से फेवर में थी कि स्कूल्स बंद किए जाए। हालांकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, लेकिन वो कैरियर्स हो सकते हैं, वो अपनी तरफ से इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। और यही मसला हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 5% जो है स्कूल्स की बच्चे ही फैला रहे हैं इन्फेक्शन आम पब्लिक में। मैं डॉक्टर जावेद अख्तर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त जो ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम खुदा न खास्ता उसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जो मई जून में थी, 24% तक का मस्बत रेट, अस्पतालों में जगह नहीं थी, या आपको लगता है कि सूरत हाल कंट्रोल में है? मेरी अनफॉर्चुनेटली आई होप आई एम रॉन्ग, आई फियर कि उससे बहुत वर्स्ट हो रही है, क्योंकि एस्केलेशन जो है इसकी डेली वो ओवर द टाइम हुई थी, ओवर 3 to 4 वीक्स हुई थी, यहाँ पे ओवर डेज हो रही है इसकी इंक्रीज़ इन ट्रांसमिशन। और मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त हम इतने बड़े इज्तिमात, ये जो जनाजे के, ऑल्दो विद ड्यू रिस्पेक्ट जनाजा अच्छी चीज़ है करना, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो इस तरह ये जो हो रहे हैं इस वक्त हमारे इज्तिमात, ये जो जलसे जुलूस और पॉलिटिकल जो इस वक्त एस्केलेशन है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये बहुत बढ़ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई हेल्प नहीं कर रही सिचुएशन को, इट इज़ मेकिंग इट वर्स। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, मगर इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस लानी पड़ेगी, जिस तरीके से भी लाए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ लानी पड़ेगी कि कहीं भी लोग हजूम ना करें, चाहे वो कोई मजहबी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो शादी ब्याह का हो। इसको हमने फौरी तौर पे करके, ऐसा करके हम बहुत सारी जानें बचा लेंगे काफ़ी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क होएगा ही, लेकिन उसी दौरान हम बहुत सारी कीमती जानों से का ज़िया कर बैठेंगे, और वो मेरी और आपकी और किसी की भी जान हो सकती है।
सब। और आप क्या समझते हैं, एक तो जाहिर है सियासी जमातें जिम्मेदारी दिखाएं, साथ में आपको लगता है कि पार्शियल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो स्ट्रेटजी है ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है, बजाय इसके कि पूरी मईशत को बंद किया जाए और एक मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए? देखें, वो तो लास्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उससे एकदम इकोनॉमिकल मेल्टडाउन बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है, जो हम इस वक्त नहीं अफोर्ड कर रहे। जिस पॉवर्टी लाइन पे हम हैं, इसको मज़ीद हम नीचे नहीं धकेलना चाहते। तो बेटर ऑप्शन तो यही होगी कि मैं और आप, या आप जियो या मेरी यूनिवर्सिटी अपने आप को खुद लॉकडाउन कर ले, हाफ स्ट्रेंथ पे चली जाए। जो चीज़ें घर से एंकर्स कर सकते हैं वो घर से करें, कैमरामैन और जहाँ 2-3 हेल्पर्स जा रहे हैं वहाँ अकेला चला जाए। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में ले आएँ, और आई एम श्योर कि इससे हमारा 80% मसला हल हो जाएगा। हमें शऊर की ज़रूरत है। देखिए, नेसेसरी, मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ, तो हॉस्पिटल में तो जाहिर है मैंने मरीज़ देखने ही हैं। ये चीज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन पॉलिटिकल एक्टिविटी। जिस चीज़ पे हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात पे, शादी सुन्नत के मुताबिक आप चंद लोगों के साथ भी कर सकते हैं, आपको एक हजूम लगाने की ज़रूरत नहीं, और खाना देने के बगैर भी कर सकते हैं। आप टेक अवे का उनको कोई पैकेज दे दें, पैकेट दे दें जो वो साथ ले जाएं। आपको इस किस्म की इनोवेशंस करनी पड़ेंगी इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब तक कि हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, इर्रिस्पेक्टिव कि हम सर्दियों में हैं या गर्मियों में हैं, या हम बारिशों में हैं या नहीं हैं। ऑब्वियसली उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, मगर उनका इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये एक कॉन्स्टेंट फिनोमिनन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड वी शुड बेटर बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बहुत शुक्रिया, राय आपने सुनी। अवाम को, इसके अलावा सियासतदानों को, सबको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है अगर इस कोरोना की लहर को रोकना है। मगर अपोजिशन अपने जलसों में तेज़ी लाने की बात कर रही है, लॉन्ग मार्च की बात कर रही है। कल जलसा किया गया पेशावर में, अपोजिशन से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत की तमाम वार्निंग्स के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद ने पेशावर में जलसा किया, जिसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां खुलकर सामने आईं। और अब PDM अपना अगला जलसा 7 रोज बाद यानी पीर को मुल्तान में कर रही है, और फिर 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। मगर पंजाब हुकूमत ने इन दोनों जलसों की इजाजत न देने का फैसला किया है, जिसकी वजह कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शिद्दत को करार दिया गया है। साथ ही बगैर इजाजत जलसों की सूरत में कानूनी कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज एक बार फिर दावा किया कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है और जनवरी इस हुकूमत का आखिरी महीना है। ऑपोजिशन हुकूमत को घर भेजने की बातें तो कर रही है, मगर PDM जमातों की अपनी हिकमत अमली में इख्तिलाफ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक पंजाब और मरकज में ऑपोजिशन जमातों का वजीर आजम या वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इम्कान नहीं है। खबर के मुताबिक PDM के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली पर जोर दे रहे हैं, मगर PDM के दूसरे रहनुमा तहरीक अदम एतमाद लाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा कोई कदम बाअसर कुव्वतों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। साथ ही तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में PDM कमजोर हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसे किसी सियासी इकदाम के दौरान गैर जानिबदार भी रहती है, तब भी हुकूमत के लिए हमेशा से ही तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना आसान रहा है, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन के अराकीन की ऐवान में हाजिरी को रोकने के लिए अपना असर व सूख का इस्तेमाल करती है। खबर के मुताबिक PDM के गुज़िश्ता सरबराही इजलास में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पेश की गई थी, मगर नून लीग और JUIF ने उसकी मुखालफत की। अपोजिशन की आइंदा की तहरीक और हिकमत अमली पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या पीपल्स पार्टी को पता है कि उनके पास सिंध हुकूमत है, इलेक्शन दोबारा भी हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंध हुकूमत ले लेंगे? नून लीग को लगता है कि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो वो पंजाब जीत सकते हैं, वो मरकज़ में हुकूमत बना सकते हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि जी नए इलेक्शन हो। आप बात कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली हो, क्योंकि नए इलेक्शन के नतीजे में आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत से ज़्यादा आप कुछ हासिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि शाहजेब साहब, अगर हम इस गवर्नमेंट को गिरा के हम पाकिस्तान के अंदर सियासी इदारों के अंदर मदाखलत का अमल बंद करके हम इस्टेब्लिशमेंट को उसके अपने रोल तक जो आईनी है उसको डिफाइन करा के अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और पीपल्स पार्टी के लिए इससे गेन होगा।
बट सवाल ये है कि गेन और लॉस तो बात का इशू है। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जो चीज पाकिस्तान के मफाद में है हमें वो करने की जरूरत है। पीटीआई की गवर्नमेंट जाना बहुत जरूरी है हमारी दानिश में। मुस्लिम लीग ये समझ रही है कि इस गवर्नमेंट को फौरन जाके इलेक्शन कराना चाहिए। तो ये इलेक्शन अगर होता है और मौजूदा हालात के अंदर और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के तहत ही होता है, इलेक्शन के क्या माने होंगे? फिर इस तरह का एक और इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि जी इन हाउस चेंज करके आप जो रिफॉर्म्स करनी है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्रिएट करना है, वो करने के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं, तो वही एक वाहिद रास्ता है जो बेहतरी का रास्ता है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ इसलिए है। बाकी अगर कोई फाइनल लम्हा वो आ गया कि उसके अलावा गुजारा ना हुआ, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफे दे के और नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। लेकिन नए इलेक्शन किस शर्त पे, किन हालात में, किन रूल्स के तहत, किन एसओपीज के तहत? अगर तो माजी की तरह के इलेक्शन होने हैं और दोबारा इसी तरह के इलेक्शन हो जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? लिहाजा पीपल्स पार्टी बड़ा रैशनल ये अप्रोच लेके चल रही है और बाकी दोस्त भी तकरीबन इस बात पे तैयार हैं और एग्रीड है। मगर खैर साहब, ये जो नो कॉन्फिडेंस है, हुकूमतों को गिराना वैसे ही मुश्किल हुआ है, माजी में भी हमने देखा है। और आप लोग तो सेनेट चेयरमैन नहीं गिरा पाए अपनी अक्सरियत होने के बावजूद। एफएटीएफ के बिलों में हमने हाल देखा कि क्या हुआ। तो ऐसी सूरत में किसी भी नो कॉन्फिडेंस मूव की जो नाकामी है उससे अपोजिशन ही कमज़ोर नहीं होगी, और दूसरा एक तो खुद हुकूमतें ये कामयाब नहीं होने देती, आपका बयानिया इदारों के भी खिलाफ है, तो और इदारों के सरबराह के हवाले से बात अगर की गई है, तो फिर उस सूरत में इदारे आपके साथ खड़े होंगे? वो तो जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुंतखब हुकूमत के साथ। अच्छा, पहली गुजारिश तो यह है कि क्या इदारों को साथ खड़ा होना चाहिए? सवाल यह है कि क्या इदारों को खड़ा होना चाहिए? क्या ये आईनी तरीका है? क्या ये कानूनी और सियासी तरीका है? या ये माजी की एक गलत प्रैक्टिस है? हमारे दानिश में ये माजी की एक गलत प्रैक्टिस है, अब इसको बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। लिहाजा अगर तो आप समझते हैं कि इदारों का साथ खड़ा होना दुरुस्त है, तो फिर आपकी बात दुरुस्त होगी। हमारी दानिश में इदारों को अपना काम करना चाहिए, सियासत को अपना काम करना चाहिए, मीडिया को अपना काम करना चाहिए। फिर ऑपोजिशन चाहती है कि इदारे उसके साथ खड़े हों, इदारे क्या करें? ये जो इशू है कि जी इदारे क्या करें, इदारे वो करें जो उनका काम है। बात पीपल्स पार्टी कह रही है, यही बात पीडीएम कह रही है, और इसके लिए हम कोशां हैं। हम कोई लड़ नहीं रहे, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। हमसे हमेशा इलेक्शन छीने जाते रहे, और ये बात बड़ी वाज़ेह है। शाहजेब खानजादा से बेहतर कौन जानता है कि आज भी मुदाखलत का अमल जारी है, आज भी हुकूमत को चलाया जा रहा है, आज भी गैर सियासी इदारों का सियासत के अंदर या हुकूमती अमल के अंदर बहुत ज्यादा मुदाखलत का अमल, आज भी मीडिया के ऊपर कदगने मौजूद हैं। तो क्या ये होनी चाहिए? आंसर इज नो। हमारी दानिश में आप हो सकता है कहें कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन हमारी दानिश में ऐसा नहीं है, और दुनिया सारी का तजर्बा यह है अगर नहीं होनी चाहिए ही हम आलबा है। अब इसको किस तरह अचीव किया जा सकता है, कितनी जल्दी अचीव किया जा सकता है, हमारी दानिश में हम इसको जनवरी तक अचीव कर लेंगे। आपके दानिश में या गवर्नमेंट के दानिश में हो सकता है ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। मुझे तो ऐसे इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी समझती है कि इस हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मूव लाके पहले हटाया जाए, उसके बाद निज़ाम को बेहतर किया जाए, नए निज़ाम के साथ इलेक्शन कराए जाएं, इसी निज़ाम के साथ ना कराया जाए जिसके तहत 2018 में हुए थे। आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। ये इतना बड़ा फर्क है, ये आप अभी तक अपनी डिफरेंसेस को रिकंसाइल नहीं कर पाए। देखिए, अगर से हमने जो एपीसी की डेक्लेरेशन की उसमें नो कॉन्फिडेंस और रेजिग्नेशन दोनों ऑप्शन थे, और ये आपने ठीक कहा है कि पीपल्स पार्टी की एक राय है कि इब्तिदा में नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान की जो मारूजी हालात हैं,
इनके अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है वो नंबर्स के साथ होती है। और जो इस वक्त पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं वो भी कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं कि जिनकी रोशनी में ही वो अपनी वफादारी तब्दील करेंगे, शायद वो इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने जो सेनेट का तजुर्बा करके देखा है, जहाँ पे 64 अराकीन थे ऑपोजिशन के, और जब आपने देखा कि वहां पर ब्लैक बॉक्स में से वोट निकले तो वो 51 निकले। तो ये ही हमारा बयानिया है कि पाकिस्तान में जहाँ रियासत मुलव्वस हो जाती है वहां पे के सियासी जमातों के लिए और कुव्वतों के लिए नामुमकिन हो जाता है कि वो रियासती वसाइल का मुकाबला कर सकें। तो लिहाजा इसलिए हम चाहते हैं कि जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, उन्हें एक गैर जानिबदार हैसियत में आना चाहिए। इस मुल्क में सियासत करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मेरी जाती राय में नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। नो कॉन्फिडेंस पर ज़ाहिर है आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, मगर सड़कों के जरिए अब आप कैसे हुकूमत गिरा लेंगे? पंजाब में 2 तो जलसे बचे हैं आपके, एक मुल्तान का, एक लाहौर का। तो इस वक्त तो फिर हुकूमत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप लोग नहीं गिरा पाएंगे सड़कों पर। 2 जलसे रह गए आपके। देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। जब कि हमारा अवामी दबाव और बढ़ेगा तो एक इस बात का भी बहरहाल इम्कान है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो इस अवामी दबाव को महसूस करें और वो ये फैसला करें कि उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल को पीटीआई की गैर मकबूलियत की भीड़ नहीं चढ़ाना। और दूसरी चीज जो है, हम समझते हैं कि जो हतमी फैसला है वो लॉन्ग मार्च के जरिए निकलेगा। और जो जनवरी में ऑपोजिशन, और ये ऑपोजिशन सिर्फ कहने को ऑपोजिशन नहीं है, पीडीएम इस लिहाज से एक बहुत मुमताज हैसियत रखता है कि पाकिस्तान की कोई भी काबिल जिक्र जमहूरी कुव्वत जो है वो इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो चुकी है, चाहे वो छोटे सूबों से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कौमी मगर ऐसे मतलब आपने मतलब आपकी तो स्ट्रेटजी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद के ऊपर है कि हुकूमत के इत्तेहादी अवामी दबाव की वजह से हुकूमत को छोड़ेंगे। हालांकि आपको पता है कि जिस दबाव की वजह से हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ेंगे वो अवामी नहीं है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ उम्मीद है कि ऐसा होगा, और आपको अब ये नहीं लग रहा कि आपके ऊपर उल्टा मॉरल प्रेशर आ रहा है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना फैल रहा है आपको आवाम को ये कहना चाहिए कि वो घर पर रहें, बाहर ना निकलें गैर जरूरी तौर पर। आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं आप सड़कों पर आएं, आप उन्हें कोरोना फैलाने का बाइस बनेंगे आप। शायद देखिए ना, इसमें हमारा डायलमा जो है वो आसान नहीं है। एक तरफ तो यकीनन जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोविड-19 है जो इंसानों के लिए खतरा पोस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ कोविड-18 है जिसको इलेक्शन के जरिए 18 में हमारे कौमी जिस्म में और मईशत में दाखिल किया गया। उससे पूरे मुल्क की मईशत बैठ रही है, पूरे मुल्क का सियासी ढांचा इंतशार की तरफ जा रहा है, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। आज कोई हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आता किसी जगह। तो ये अब अगर जो कोविड सीरियस हो रहा है तो उससे पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस और ज्यादा संगीन हो गए हैं कि हमें एक ऐसी है जो साहब, मगर ये जो आप कह रहे हैं कि संगीन हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी को महंगाई का सामना है, ये आप लोगों की मूवमेंट है और उसके लिए हम निकले हैं। अगर आपकी मूवमेंट की वजह से, बाहर निकलने की वजह से कोरोना मजीद फैलता है, गरीब आदमी मजीद बीमार होता है, अस्पताल में जाने कर उसको खर्च उठाने के पैसे नहीं होंगे, नौकरी पे वो जा नहीं पाएगा, इकोनॉमी अगर बंद हो जाती है तो ये सारी की सारी गुर्बत में इजाफे की जिम्मेदारी फिर ऑपोजिशन पर होगी। ये जो कोरोना का अपोजिशन के जलसों पे जोर है, ये हुकूमत का एक सियासी बयानिया है। अभी 2-3 रोज पहले तक गिलगित में हुकूमत के वज़रा खुद जलसे कर रहे, और फिर आपने ये भी देखा है कि हुकूमत तो कहती है कि 2-4 हजार ही जाते हैं लोग इनके जलसों में। तो 2-4 हजार तो किसी दिन सुबह को सब्जी मंडी में भी होते हैं, फलों की मंडी में भी होते हैं, मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर इस तरह के इज्तिमा तो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे होते हैं। तो फिर इनको क्या खतरा है? जब अगर आप ऑपोजिशन के जलसे को 1-2 घंटे की एक्टिविटी को जो इस वक्त मुल्क के अंदर दीगर एक्टिविटीज चल रही हैं उस फंक्शनैलिटी में देखें तो ये तो एक बहुत माइक्रो इवेंट है जो ओपन स्पेस के अंदर होता है। और हम लोगों को इस बारे में एहसास दिला रहे हैं कि जो भी आए वो मास्क लेकर आए, एसओपीज का ख्याल रखें। मतलब ये आपने पिशावर जलसे से पहले भी कहा था, पिशावर में कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों ने कोई मास्क नहीं पहने हुए थे, ये आपने खुद ने भी देखा है। वहां पर उनको किए गए हैं, ये पर्सनल चॉइसेस हैं लोगों की। जैसे आप देखते हैं कि बाजारों के अंदर भी लोग जाते हैं और वहां पर हर कोई आपको
मास्क पहने नजर नहीं आता। ये तो पर्सनल चॉइसेस है, लेकिन हमारी लीडरशिप और हम लोगों को बार बार इस बात की ताकीद भी करते हैं। तो लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप इस वक्त मुल्क का निजाम देखें, जो कारोबार है, मार्केट्स है, बाजार है, बैंक्स है, जिनके अंदर सुबह शाम कारोबार होता है, वहां पर जो लोगों की इज्तिमा है उनके मुकाबले में ये एक ओपन स्पेस के अंदर 2 घंटे की एक्टिविटी एक बहुत माइक्रो इवेंट है, लेकिन इसकी मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर ये हुकूमत बदस्तूर बैठी रही तो जो पाकिस्तान को चैलेंजेस लाक हो रहे हैं कोरोना के साथ, हमारी मईशत जितनी तबाह हो चुकी है, ये जो टेस्टेड और आजमाए हुए नाकाम नालायक हुक्मरान है, इनके हाथ में मजीद अगर भाग दौड़ रही तो मुल्क के लिए बहुत संगीन खतरात हो जाएंगे। और मैं ये बात कह चुका हूं पहले कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि बैनुल अक़वामी लॉबीज जो है वो फिर हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक कंडीशनैलिटीज लेकर आए कि अच्छा हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे लेकिन आप फला प्रोग्राम बंद करें पहले। बहुत शुक्रिया सिंबल साहब हमारे साथ मौजूद थे। खित्ते में अहम डेवलपमेंट हुई, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रंप इंतजामिया के आखिरी हफ्तों में मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीलियों की इतलात सामने आ रही हैं। आज इस हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खुफिया इदारे के सरबराह के साथ सऊदी शहर नियोम का खुफिया दौरा किया है। इस खुफिया दौरे में उनकी मुलाकात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है, जबकि इस खुफिया मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब की इसराइली काबीना के रुकन की जानिब से अब से कुछ देर पहले तस्दीक सामने आ चुकी है, जबकि सऊदी अरब इस मुलाकात की तरदीद कर रहा है। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का अपने ट्विटर पैगाम में कहना है कि मैंने माइक पोम्पियो के दौरे के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली हुक्काम के दरमियान मुलाकात की खबरें देखी हैं। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम मौजूद थे। सऊदी हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है, मगर इसराइली अखबार दी हैरिट्स में यह दावा किया गया है कि फ्लाई निगरानी करने वाले डेटा से मालूम होता है कि इतवार की शाम एक प्राइवेट तैयारे ने इसराइली शहर तेल अवीव से सऊदी शहर नियोम का मुख्तसर दौरा किया, जहां माइक पोम्पियो और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल्ड थी। खबर के मुताबिक ये वही तैयारा है जो वजीर आजम नेतन्याहू इससे पहले कई बार रूसी सदर से मुलाकात के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। खबर के मुताबिक इस खुफिया मुलाकात के बारे में इसराइली नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खारजा को भी मालूम नहीं था। अहम बात यह है कि यह खुफिया मुलाकात उस वक्त सामने आई है जब सऊदी वली अहद और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात पहले से शेड्यूल्ड थी। इस हवाले से सऊदी अरब की तरदीद सामने आ चुकी है, लेकिन इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल भी सीनियर सऊदी मुशीर की जानिब से इस खबर की तस्दीक रिपोर्ट कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सीनियर सऊदी मुशीर ने बताया है कि सऊदी अरब और इसराइल की क़यादत के दरमियान इस मुलाकात में इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली और ईरान के बारे में गुफ्तगू हुई है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई हतमी मुआहिदा फिलहाल नहीं हुआ है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान इस मुलाकात के हवाले से अमेरिका का कोई बयान, तरदीद या तस्दीक अब तक सामने नहीं आई है, जबकि इस मुलाकात के बाद अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब खित्ते में दीगर अरब ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की तरह इसराइल को तस्लीम करते हुए उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान अब तक 3 जंगें भी हो चुकी हैं। सऊदी शाह सलमान का ये मौक़िफ़ रहा है कि सऊदी अरब तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन की अवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाते। मगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वली अहद नामजद होने के बाद से सऊदी अरब में जहां दीगर पॉलिसियों में तब्दीली सामने आई है, वहीं मोहम्मद बिन सलमान के बारे में यह कहा जाने लगा कि वो इसराइल के साथ बराह रास्त ताल्लुकात बहाल करने के हामी हैं। इस हवाले से उनका दी अटलांटिक में एक इंटरव्यू भी सामने आया था और वो अप्रैल 2018 में दिए गए इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक के नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मेरा मानना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी ज़मीन का हक हासिल है, मगर हमें मामूल के ताल्लुकात और इस्तेहकाम के लिए एक अमन मुआहदे को यकीनी बनाना होगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं है।
सहाफ़ी ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या ईरान, सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने की वजह है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि इसराइल एक बड़ी मईशत है और उसकी मईशत में तरक्की भी हो रही है। इसके अलावा भी इसराइल के साथ बाहिमी दिलचस्पी के मामलात हैं। अगर अमन हो तो इसराइल और खलीजी ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी की बहुत सी बातें हैं, खासतौर पर मिस्र और उर्दन की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रंप और सऊदी खानदान के दरमियान जहां कुर्बत से अमेरिका की मशरिक वस्ता में पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली सामने आने लगी, तो वहीं सऊदी वली अहद और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जेरड कुशनर के दरमियान दोस्ती से ये तवक्को की जाने लगी कि वो अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए राज़ी करेंगे। इसका अमली नतीजा उस वक्त सामने आया जब रवां साल अगस्त में अहम अरब इत्तेहादी मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अन-मुआहिदा करते हुए उसके साथ बराह रास्त ताल्लुकात बहाल किए। इसके बाद बहरीन ने सितंबर में इसराइल के साथ अहम मुआहिदे किए। फिर अगले ही महीने सूडान ने भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। उस वक्त भी ये खबरें सामने आ रही थी कि जहां सऊदी अरब के दो अहम इत्तेहादियों ने इसराइल को तस्लीम करते हुए ताल्लुकात को मामूल पर लाने का आगाज़ किया है, वहाँ सऊदी अरब की जानिब से इसराइली रियासत को तस्लीम करने में अब देर नहीं है। लेकिन सऊदी हुकूमत इसकी तरदीद करती रही है और इस मुलाकात की भी तरदीद कर रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। नैब और FIA के बाद अब पंजाब एंटी करप्शन भी मुतहर्रिक हो गई है। पंजाब एंटी करप्शन ने 37 सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। रवा माह एंटी करप्शन पंजाब का इजलास हुआ जिसमें 37 सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई और उनमें ज्यादातर का ताल्लुक अपोजिशन जमातों से, खासतौर पर नून लीग से है। एंटी करप्शन ने नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ के खानदान, राना मुबश्शिर, आबिद शेर अली और शेख रुहेल असगर के खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बाज़ अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवाने के इल्ज़ाम हैं, जबकि बाज़ अराकीन पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम हैं। इसके अलावा एंटी करप्शन पंजाब ने हाल ही में कुछ सियासी अफराद की गिरफ्तारियां भी की, मगर उनमें से एक केस में अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया और दूसरे केस में मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। इस हवाले से द न्यूज़ में तारिक भट्ट की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक पंजाब में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई है, मगर अदालतों ने मुलजिमान की तवील गिरफ्तारी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एंटी करप्शन कानून के मुताबिक अदालतों को जमानतें देने का इख्तियार है और अदालतें अदम शवाहिद पर मुकदमात को खत्म भी कर सकती हैं। खबर के मुताबिक एंटी करप्शन ने एक ही हफ्ते में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ आधे दर्जन मुकदमा दर्ज किए हैं और मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ केसेस में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि दीगर मुकदमात में कुछ गिरफ्तारियां हुई मगर अदालतों ने उनकी जमानत मंजूर कर ली या फिर मुकदमा खत्म कर दिया। मुल्तान की एक अदालत ने 17 नवंबर को जमीन पर कब्जा और जालसाजी के इल्जाम में साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाई का हुक्म दिया और उनके खिलाफ FIR खारिज कर दी। 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर को एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर 17 नवंबर को अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसी तरह रावलपिंडी की अदालत ने नून लीग से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन पंजाब असम्बली सरफराज अफजल की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 4 दिन पहले एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के इल्जाम में गिरफ्तार किया, मगर अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहा कर दिया। खबर के मुताबिक एंटी करप्शन अदालत को जिस्मानी रिमांड और जमानत ना देने पर कायल ना कर सका। इसी तरह एंटी करप्शन पंजाब ने नून लीग के MNA और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर खान के खिलाफ मुबैना तौर पर सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन कायम करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इल्जाम लगाया है कि डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर के पास स्टेशन के इजाफी मंसूबे से मुताल्लिक NOC मौजूद नहीं है, मगर अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह एंटी करप्शन ने एक हफ्ता पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अहलिया पर हाउसिंग स्कैंडल में मुकदमा किया, मगर इस केस में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आम बात यह है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब इस हाउसिंग स्कीम के हवाले से तहकीकात कर रहा है और नैब ख्वाजा आसिफ को कई बार तलब भी कर चुका है। एंटी करप्शन पंजाब के मौजूदा DG गौहर नफीस के खिलाफ नैब आमदनी से जायद असासों के इल्जाम में तहकीकात भी कर रहा है। इस हवाले से नैब लाहौर ने गौहर नफीस और उनके खानदान का बैंक रिकॉर्ड भी तलब किया हुआ है और मुल्तान की जिला इंतजामिया से उनकी ज़मीनों और जायदादों की तफसीलात तलब की हुई हैं। और एंटी करप्शन इस वक्त जो पंजाब है वो इस वक्त ज़्यादा मुकदमात में फ़ाल है, जिसमें ज़्यादातर मुकदमात नून लीग के क़यादत के नज़र आ रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिहाइंड द कैमरा जो 3 इनके डायरेक्टर जनरल थे उनसे मेरी बात हुई है। उनमें से एक का ये बताना है कि लॉ मेकर जो सिटिंग मेंबर पार्लियामान है उनके खिलाफ ये मैंडेट नहीं है एंटी करप्शन का, और उनका ये भी बताना है कि 2018 में जब ये हुकूमत पावर में आई थी पंजाब में तो वो दायरा इख्तियार एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का बढ़ाना चाहती थी गवर्नमेंट के मुलाजमीन से ग्रेड 18 से 21 तक के लिए और दूसरे लोग जो हैं उनके खिलाफ, ताकि कार्रवाइयाँ की जा सकें। तो उस वक्त एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर जनरल थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त की थी कि वो दायरा इख्तियार
एंटी करप्शन का बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 21 तक की, इनको उनके रूल्स कुछ सस्पेंड करके इजाज़त दे दी थी। लेकिन जो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल बाद में एंटी करप्शन के थे ब्रिगेडियर रांझा, उनका ये हमें बताना है कि ये कानून एंटी करप्शन का जो मौजूदा है 2014 के रूल्स का, वो मेंबर पार्लियामान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त नहीं देता है। और साथ ही जो डायरेक्टर लॉ हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, उनसे मेरी बात हुई है कि क्या पीडा का जो 2006 का ब्यूरोक्रेसी का कानून है या फिर 2014 का जो कानून है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का, वो इस बात की इजाज़त देता है जो मौजूदा ड्राइव चल रही है। उसका ये बताना था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें हमें लीगल बैकिंग कम है। उसकी वजह यह है कि कन्विक्शन ऑलमोस्ट 1% से कम है पूरे केसेस में, तो इसलिए वो पंजाब का जो ऑर्डिनेंस है 1962 का कानून है जो बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके तहत ये कार्रवाइयाँ चला रहे हैं। साथ ही मेरी गौहर नफीस से इस दो मौजू पर बात हुई है। एक ये कि जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इस वक्त एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, कि आया कि आपके खिलाफ नैब एक इंक्वायरी कर रहा है, उस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उन्होंने बात नहीं की। और दूसरा जो मौजूदा ड्राइव है, क्योंकि तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया इसके अंडर चल रही है, उन्होंने इस पर भी कोई कमेंट नहीं दिए और यही बताया कि वो जो सब कुछ चल रहा है वो पंजाब के मौजूदा कानून के तहत ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। एक मजबूत खबर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक ने आज अपने मॉनेटरी पॉलिसी बयान में शरह सूद को 7% पर ही रखा है। बयान के मुताबिक सितंबर से आज तक मुआशी रिकवरी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आई है, जो कि साल के तरक्की के 2% से ज़ायद टारगेट के मुताबिक है, और बिजनेस सेंटीमेंट में भी बेहतरी आई है। मगर बहरहाल खतरात मौजूद हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कोरोना केसेज में हालिया इजाफा बड़ा खतरा है, मगर वैक्सीन की खबर एक हौसला अफजा बात है जिसकी दुनिया भर में फराहमी में वक्त जरूर लग सकता है। महंगाई में खाने पीने की चीज़ों की वजह से इजाफा हो रहा है, मगर सप्लाई साइड पर प्रेशर्स मुमकिन तौर पर आर्जी हैं और तवक्को है कि महंगाई 7 से 9% के टारगेट के दरमियान ही रहेगी। अहम खबर है कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल होते हुए देख रहा है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।